हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडेज आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टाइप है सैम्पलिंग टेक्निक्स के कि जिससे हम सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में देखा था कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो एक पार्ट को सिलेक्ट करना होता है, जो कि ये पार्ट है उसको सिलेक्ट करना होता है। किसके लिए? तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पार्ट को सिलेक्शन करना होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग टेक्निक। अभी thus a carefully carried out sampling process helps to do a sample that represent that characteristics of the population from which the sample is drawn। यहाँ क्या कह रहा है कि जो पार्ट होता है जो हम चूज़ करते हैं वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है पूरी पॉपुलेशन को। तो अब ये जो पार्ट होता है, ये जो सैंपल होता है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो तो हमें उसको केयरफुली कैरिड करना होता है, केयरफुली चूज़ करना होता है और रिप्रेजेंटिव करना होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। जो हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, वो क्या करता होना चाहिए? जो पॉपुलेशन हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 टाइप्स है। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सेकेंड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो हम इन दोनों में से आज पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द थियोरी। ये थियोरी के बेस्ड है। इट इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या करता है कि रैंडम सिलेक्शन करता है। जो एलिमेंट्स और मेंबर्स जो होते हैं, जिसको हम सैंपल बोलते हैं, उसको रैंडमली सिलेक्ट करता है। अभी आगे हम देखेंगे। इन दिस एवरी सब्जेक्ट इन अ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज अ स्टडी सैम्पल। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्टडी है उसमें सभी जो पॉपुलेशन है उसको इक्वल चांस मिलता है। क्या करने के लिए? स्टडी में इन्वॉल्व होने के लिए इक्वल चांस मिलता है। जैसे कि हम कोई एक डिस्ट्रिक्ट की नर्सिस को देख लें और सभी नर्सिस को इक्वल चांस मिलता है। वो फिर सिविल की नर्सिस हो या फिर पीएचसीएस की नर्सिस हो या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की नर्सिस हो, उनको सबको इक्वल चांस मिलता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है कि हमें कोई नर्सिस के ऊपर रिसर्च करना है तो मतलब रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, इक्वल चांस क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है कि सबको इक्वल चांस मिलता है। मतलब कि वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या पीएचसी की जो नर्स हो या सीएससी की नर्स हो, सबको इक्वल चांस मिलता है। अब आगे देखें। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स द चांस ऑफ सिस्टमेटिक बायस आर रिलेटिवली लेस बिकॉज आर रैंडम सिलेक्शन। यहाँ क्या कर रहा है कि सिस्टमेटिक जो बायस होता है, अभी हम देखेंगे कि सिस्टमेटिक बायस क्या है। तो सिस्टमेटिक बायस का मतलब ये होता है कि सिस्टम में कोई डिस्टोरेशन आ जाना। जिस सिस्टम से हमने सैंपल को कलेक्ट किया है, उस पर रिसर्च किया है, ऐसे कोई सिस्टम पे डिस्टोरेशन आ जाना, हमारे जो सैंपल है इसमें कोई डिस्टोरेशन आ जाना, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक बायस। तो यहाँ क्या है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में क्या है कि जो सिस्टमेटिक बायस है वो उसका लेस चांस होता है। मतलब कि रैंडम सिलेक्शन है इसलिए चांसेस क्या होते हैं? लेस रहते हैं बायस आने के। अभी आगे हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो फीचर्स में क्या क्या है? इक्वल चांसेस टू ऑल द एलिमेंट्स और मेंबर्स। जैसे हमने आगे देखा कि सभी एलिमेंट्स और मेंबर्स को, जो कि हम सैंपल कहते हैं जिसको, उन सबको क्या करता है? इक्वल चांस मिलता है। अब नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ बोथ सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक बायस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूटिलाइजिंग अ रैंडम सैम्पल। यहाँ क्या कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ बोथ सैम्पलिंग सिस्टमेटिक बायस, सैम्पलिंग बायस और सिस्टमेटिक बायस, जो कि हमने आगे पढ़ा। सिस्टमेटिक बायस क्या होता है? मतलब कि कोई सिस्टम में डिस्टोरेशन आना या सैंपल में डिस्टोरेशन आया। जब भी ये एब्सेंस होता है तो उसके एडवांटेजेस होते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो जो रैंडम सैंपल है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। किसकी वजह से? तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है उसकी वजह से।
If random selection is made in a proper manner, the sample is representative or the whole population. यहाँ क्या कह रहा है कि जब भी हम जो प्रॉपर मैनर में सिलेक्शन करते हैं किसी भी सैंपल का, रैंडमली सिलेक्शन करती वक्त प्रॉपर मैनर में करते हैं, तो जो सैंपल है होता है वो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मतलब कि हम ऐसे ही कोई सिस्टम के बिना, कोई मैनर के बिना पॉपुलेशन में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता। जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोमेना होता है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये प्रॉपर मैनर में करना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्या है कि अभी ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, उसके भी सब टाइप्स है। फर्स्ट क्या है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड थर्ड है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। 4 क्लस्टर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड 5th है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग। तो अभी हम फर्स्ट देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से ही हमें पता चलता है कि सिंपली रैंडमली हम सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दिस एवरी नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है होमोजीनस। होमोजीनस में यहाँ पे हमें क्या लेना है कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सेम मतलब इक्वल हो, सभी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, सेम हो पॉपुलेशन की। ऐसी पॉपुलेशन में से हमें क्या करना है कि रैंडमली सिलेक्शन करना है और सभी को क्या करना है, इक्वल चांस देना है। अभी यहाँ पे हम कौन कौन सी टेक्निक से रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो यहाँ पे 3 मेथड है, बाय लॉटरी, रैंडम टेबल एंड चीट्स। मतलब कि लॉटरी सिस्टम से भी हम क्या कर सकते हैं, रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, रैंडम टेबल सैम्पलिंग से। और चीट्स कोई एक बाउल में चीट्स रख के उसको रैंडमली उठा के हम देख सकते हैं और चूज़ करते हैं सैंपल को। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है तो मोस्ट रिलायबल एंड अनबायस मेथड क्या है कि रिलायबल, कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि होमोजीनस पॉपुलेशन है, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाली जो पॉपुलेशन है, सो हम उसमें से कोई भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे तो वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अनबायस मेथड है, मतलब कि बायस के चांसेस कम होते हैं क्योंकि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वजह से। रिक्वायर मिनिमम नॉलेज ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, ये जो मेथड है वो सिंपल है। सो इसमें क्या है कि जो नॉलेज लेवल है वो मिनिमम होना चाहिए। फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर और बायस, हमने आगे भी देखा कि इसमें बायस कम आते हैं और एरर्स भी, जो सैंपल में जो एरर्स आते हैं। अभी एरर का क्या मतलब है, एरर का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो सैंपल, जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट हम सिलेक्ट करते हैं वो मतलब कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए किसी वजह से, तो हम इसको सिंपल में क्या कहते हैं कि सैम्पलिंग एरर। फ्री फ्रॉम सैम्पलिंग एरर और बायस, मतलब कि सैम्पलिंग एरर और बायस से फ्री होता है। अभी इसके डिसएडवांटेजेस भी है कुछ, वो भी हम देखते हैं। नीड्स अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ क्या है कि अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग हो रही है और सबको इक्वल चांस मिल रहा है। अभी इक्वल चांस मिलेगा तो सबकी इंफॉर्मेशन, डेटा वो लिस्ट डाउन होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी एलिमेंट्स और सब्जेक्ट्स को इक्वल चांस देना है, इसलिए हमको सबके ऊपर स्टडी करना होता है, तभी टाइम कंज्यूमिंग तो होगा। और कंटेंट ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव भी होता है। अभी आगे हम देखेंगे सेकेंड नंबर की स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या कह रहा है कि डिवाइडिंग हिट्रोजीनस पॉपुलेशन इन स्ट्रेटा बेस्ड ऑन द सिलेक्ट ट्रेट्स। अभी आगे हमने जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग देखा उसमें क्या था कि होमोजीनस था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जो एलिमेंट्स था, जो ऑब्जेक्टिव, जो मेंबर्स बोलते हैं हम, वो क्या था, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाला था। यहाँ पे क्या है हिट्रोजीनस, मतलब कि इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब कि यहाँ आगे हमने लिखा है एज, जेंडर, मतलब जेंडर अलग अलग होगी, एज में अलग अलग होगे, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होगी। डिवाइडिंग हिट्रोजीनस पॉपुलेशन इन स्ट्रेटा बेस्ड ऑन अ सिलेक्ट
ट्रेड्स मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें स्ट्रेटा मतलब कि सब ग्रुप लगाने हैं, अलग अलग से सब ग्रुप डिवाइड करने हैं अलग अलग ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि एज जेंडर जैसे उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग स्ट्रेटा मतलब कि सब ग्रुप डिवाइड करने हैं और इन सब ग्रुप्स में से हमें रैंडमली सिलेक्ट करना है किसी भी सैंपल को, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। आई होप आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कन्फ्यूजन नहीं होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, होमोजीनस होता है, मतलब कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है एलिमेंट्स की, एंड जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें हेटेरोजीनस होती है पॉपुलेशन, मतलब कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी डिफरेंट टाइप की होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस देखेंगे। तो क्या है, कंपैरिजन इज़ पॉसिबल इन टू ग्रुप्स, मतलब कि जो ग्रुप्स है उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब कि इस ग्रुप्स में से ये मतलब सैंपल लेंगे तो ये मतलब कि प्रॉफिट होगा और इस ग्रुप में से ये सैंपल लेंगे तो ये लॉस होगा। ये हम क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं और इसी अकॉर्डिंग हम जो पॉपुलेशन या एलिमेंट है उसको चूज़ कर सकते हैं। अभी आगे क्या है डिसएडवांटेजेस, तो रिक्वायर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसकी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, सब ग्रुप में डिवाइडेशन करना है, तो जब भी हमारे पास कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर होती है, क्योंकि सब ग्रुप्स में डिवाइडेशन होता है तो मतलब कि एक दो का तो हम ग्रुप लगा नहीं सकते, ज़्यादा ही होना चाहिए तभी हम ग्रुप बना सकते हैं और तभी हम रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। अभी चांसेस ऑफ फॉल्टी क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटा, मतलब कि हमारे पास अगर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई मिस्टेक हो गई तो हम फॉल्टी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब कि सब ग्रुप की जो क्लासिफिकेशन है, जो एज वाइज या जेंडर वाइज या हैबिट्स वाइज कोई भी करते हैं तो वो मतलब फॉल्टी हो सकती है। अभी हम थर्ड देखेंगे सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग के नाम से ही पता है कि यहाँ पे जो सैम्पलिंग जो मतलब कि सिलेक्शन होगा सैंपल का वो सिस्टमेटिकली होगा। तो इट इज़ लाइक टू एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसा है। वेर एन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर इज़ द सेम, मतलब कि यहाँ पे जो भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे उसके दो सैंपल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से जान लोगे। तो अब आगे हम देखते हैं, सॉरी, इन दिस द सिलेक्शन इज सिस्टमेटिकली, जैसे आगे हमने देखा कि ये क्या है, सिस्टमेटिकली सिलेक्शन है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिस्टेड ऑल मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ सीक्वेंस। हम क्या करेंगे, पहले तो जो पॉपुलेशन है उसके जो भी मेंबर्स या एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, तो एक सीक्वेंस में लिस्ट कर देंगे, लिस्ट डाउन कर देंगे and then chosen one number with randomly and then after apply a formula to chosen next number। अभी हमने सीक्वेंस वाइज जो एलिमेंट्स है उसको लिस्ट कर दिया, लिस्ट डाउन कर दिया। अब इसमें क्या करना है कि हमको एक रैंडमली नंबर चूज़ करना है, जो कि पहले तो हमने नंबर दे दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे सभी जो मेंबर है हम पीपल्स को ले लेते हैं। जैसे कि एक कॉलेज के पीपल्स पे हमें स्टडी करना है तो फर्स्ट नंबर पे ये वाला, सेकंड नंबर पे ये वाला, ऐसे हमने लिस्ट डाउन कर दिया। अभी हमें क्या करना है कि इसमें से पहले क्या करना है कि रैंडमली एक सैंपल को हमने चूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे क्या किया, 2 नंबर वाले को चूज़ किया, हमने क्या किया, 2 नंबर वाले को चूज़ किया। अभी हमें क्या करना है, चूज़ करने के बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमने आगे ही देखा कि ये किसके जैसा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जैसा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ करना होगा, फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो हमने पहले 2 नंबर वाला चूज़ कर लिया, अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो हम देखते हैं नीचे, K इज़ इक्वल टू कैपिटल N अपन स्मॉल n,
अभी यहाँ क्या बोल रहा है कि कैपिटल एन मतलब कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन टारगेट पॉपुलेशन, मतलब कि कितने पॉपुलेशन है, मतलब कितनी पॉपुलेशन हमने इकट्ठी की है जिसमें से हमें हमारी जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है वो। और अपन स्मॉल एन इज इक्वल टू साइज़ ऑफ सैंपल, हमें कितनी साइज़, हमें सैंपल की साइज़ कितनी रखनी है, मतलब कि 5 सैंपल, 10 सैंपल, 50 सैंपल या 100 सैंपल, इस तरह से। अभी आगे क्या कह रहा है कि रिसर्चर चूज़ अबाउट 100 सब्जेक्ट और सैंपल, मतलब रिसर्चर क्या कर रहा है कि उसको जो साइज़ है सैंपल की वो क्या 100 रखनी है, मतलब कि 100 सब्जेक्ट उसको चूज़ करना है, सब्जेक्ट या सैंपल उसको चूज़ करने हैं। कितने में से, तो फ्रॉम टोटल टारगेट पॉपुलेशन ऑफ 500 पीपल। अभी हम सिंपल तरीके से देखते हैं कि उन जो रिसर्चर है वो स्टडी कर रहा है, तो उसको क्या है कि जो 500 जो टारगेट पॉपुलेशन है उसकी उसमें से उसको क्या करना है, 100 जो है वो अपने सैंपल चूज़ करने हैं। समझ में आ गया क्या करना है। 500 जो है वो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है, उसमें से उसको 100 जो है वो अपने सैंपल कलेक्ट करना है। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो एन अपन एन कि कैपिटल एन अपन स्मॉल एन के अकॉर्डिंग जो नंबर सब्जेक्ट इन टारगेट पॉपुलेशन कितनी है, तो 500 एंड अपन 100 मतलब कि साइज़ कितनी, हाँ कितने सिलेक्ट करना है, तो 100। तो इसका हम फॉर्मूला, इसका हम डिवाइडेशन देखते हुए तो क्या मिलता है हमें, इसका आंसर 5 मिलता है। ओके, तो अभी हम समझ गए हैं कि जो 5 है वो उसका डिफरेंसेस है। तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया था, 2 नंबर वाला पर्सन चूज़ किया था। अभी यहाँ से 5 लेके हम क्या 5 डिफरेंसेस देते हैं तो क्या 7 पे पहुँचते हैं, तो हम क्या करेंगे 7 नंबर वाला चूज़ करेंगे। अभी 7 से 5 तक चूज़ करें तो हम 12 नंबर वाला चूज़ करेंगे। ऐसे क्या है कि 5 जो नंबर थे वो छोड़ के हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, सिंपल सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। तो अभी हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, तो कन्वीनियंट एंड सिंपल टू कैरी आउट, मतलब कि ये सिंपल है, कैरी आउट करने के लिए ये सिंपल है, और कन्वीनियंट मतलब कि एप्रोप्रिएट है। अभी आगे हम देखेंगे लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है वो लेस अमाउंट में हमें मिलता है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने आगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग देखा, उसमें क्या था कि होमोजीनस या हेट्रोजीनस, होमोजीनस था वहाँ पे तो हम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती थी, हेट्रोजीनस था वहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट मिलती थी, लेकिन हम उसका क्या करते थे, ग्रुप में डिवाइडेशन करते थे, इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है वो मतलब कि इजीली मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सिस्टमेटिकली लेना है, तो सिस्टमेटिकली तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमेना सेम आएगी, ये तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे लेस रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलेगा। समटाइम्स में रिजल्ट इन बायस सैंपल, मतलब कि बायस भी हो सकता है, मतलब कि सैंपल का या टेक्निक का डिस्टोरेशन भी हो सकता है। अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट हम 4th क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैंपलिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेजेस में डिवाइडेशन होता है। इन वेरी लार्ज पॉपुलेशन रैंडम सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल क्लस्टर एंड देन रैंडम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम दिस क्लस्टर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लार्ज पॉपुलेशन होती है, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, हमने यहाँ पे लिखा है कि लार्ज पॉपुलेशन मतलब कैसी पॉपुलेशन, जैसे कि एशिया के बारे में हमें कुछ सर्च करना है तो वो लार्ज पॉपुलेशन हुई। उसमें क्या करना है कि जियोग्राफिकल हमें डिवाइडेशन कर देना है, जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हमें एरिया के बेस पे हमने डिवाइडेशन कर दिया और फिर उसमें से हमको रैंडम सैम्पलिंग करना है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो चीप, क्विक एंड इजी फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। ये क्या कह रहा है कि क्विक एंड इजी एंड चीप है, लेकिन किसके लिए, लार्ज पॉपुलेशन के लिए। जब हमें लार्ज पॉपुलेशन की रिसर्च करनी होती है तब वो चीप, क्विक एंड इजी रहता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हाई सैम्पलिंग एरर, मतलब सैम्पलिंग एरर की पॉसिबिलिटी हाई होती है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया और ये सब अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग ही होगी ना। तो क्या होता है कि जो पॉसिबिलिटी हो सैम्पलिंग एरर की वो हाई रहती है।
अभी फिफ्थ नंबर पे हम देखेंगे तो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या है, तो द इन्वेस्टिगेटर इनिशियली सिलेक्ट स्मॉल सैंपल एंड ट्राइज टू मेक इन्फेरेंस। तो क्या करता है जो रिसर्चर होता है, वो पहले क्या कहता है कि एक स्मॉल सैंपल को लेगा और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और ये मतलब प्रूव करता है कि मतलब अनुमान लगाता है कि ये रिसर्च स्टडी में ऐसे सैंपल पे करूँगा तो कैसा रहेगा। मतलब कि ये स्मॉल स्टडी है जिसमें जो रिसर्चर है वो श्योर होता है कि किस टाइप के सैंपल पे ये स्टडी करता हूँ तो कौन से टाइप का रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप आपको समझ आया हो। अभी इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। तो स्टडी ऑन बेस्ट पॉसिबल स्मॉलेस्ट सैंपल, मतलब कि स्मॉलेस्ट सैंपल पे हम बेस्ट पॉसिबल स्टडी कर सकते हैं। मतलब कि कोई स्टडी हमें परफेक्ट एक्यूरेट चाहिए तो हम ये पहले सीक्वेंशियल सैंपलिंग कलेक्शन कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सैंपलिंग प्रोसेस का, जो फर्स्ट टाइप है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ये ख़त्म होता है। आई होप आपको सबको समझ में आया हो, और कोई भी चीज़ में कॉम्प्लिकेशन या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।